ओम सभी बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। आज के योग वर्ग को उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चों को, उनके माता पिता तथा हमारे संस्था के चेयरमैन आदरणीय रमेश जी बिरादर सर, सुजीत जी बिरादर सर, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर किरण जी पाटिल सर, सभी सहकारियों को मेरा सादर प्रणाम। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। हम हमारे घर पर हैं, फिर भी आपस में जुड़े हैं और ये जुड़ने का मौका हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने आज दिया है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का एक अमूल्य देन है। हमारे भारत ने पूरे विश्व को योगा दिया है, योगा से पहचान दी है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कार्य, एकात्मता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच एक रूपता स्थापन करने का एक साधन है। योगा एक व्यायाम मात्र नहीं है, वो प्रकृति से जुड़े रहने की एक साधना है। योग हमारे जीवन शैली को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है और हमारे अंदर जागरूकता लाता है। हमें नई नई चीजें जानने की जागरूकता निर्माण होती है। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। 21 जून 2020 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आपस में जुड़े हैं। 2015 को 21 जून 2015 को आयुष मंत्रालय ने राजपथ नई दिल्ली पे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का आयोजन किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पे करीब करीब 1300 देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लेकर सहभाग किया। और मुझे एक बात कहनी है यहाँ पे कि हम जो भी करते हैं, जो दिल से करते हैं, हम भारतीय हैं ना, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। उसी तरह 2015 को बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सहभाग लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो चलो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करते हैं योग करके। उससे पहले योग अभ्यास कैसे करें, कहाँ करें, आज के ये प्रमुख जो अतिथि है डॉक्टर किरण पाटिल, योगाचार्य है, योग शिक्षक है। बहुत ही छोटी आयु से उन्होंने योगा की शुरुआत की, वो प्रकृति से जुड़े रहे और अपने जीवन में योगा, प्राणायाम, नेचुरोपैथी ये सभी का अंगीकार किया। उन्होंने उसको जीवन जीना शुरू किया। योग, प्राणायाम, ध्यान, आहार, विचार उन्होंने अपने जीवन में अंगीकारा है, लाया है। उनका प्राथमिक शिक्षण लातूर में हुआ है, उसकी आगे की शिक्षा उन्होंने गोरखपुर में की है। उन्होंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस की पदवी भी ली है। तो उनका सहवास हमें लगने वाला है आज, वो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और उसके बाद हमारे दूसरे जो प्रमुख अतिथि है, हमारे मार्गदर्शक, आधार स्तंभ, हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी बिरादर सर। इनके बारे में बोलना उतना कम है, लेकिन आज योगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। बिरादर सर मेडिटेशन, ध्यान, धारणा एक जीवन का अविभाज्य अंग बना है। वो आज
ये जब 60 ईयर के हैं लेकिन लगते तो है 35 और 30 ईयर के। ये क्यों? तो उन्होंने पूरा मेडिटेशन, ध्यान अपने जीवन में लाया है, आप उसको अंगीकारा है, स्वीकारा है, उसको जी रहे हैं। तो मेरे से भी ज्यादा उत्साह उनमें है। तो वो भी हमारे आज के प्रमुख अतिथि है। इन दोनों अतिथियों के उपस्थिति में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ डॉक्टर किरण जी से, वो अपना अगला सेशन शुरू करें। ओम। प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम हर साल की तरह आपके स्कूल ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल एवं महाराष्ट्र योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्विज्ञान परिषद, ये दोनों के सहयोग से मना रहे हैं। इसीलिए आपके संस्था के चेयरमैन माँ रमेश बिरादर सर हर साल हमें बुलाते हैं। ऐसे ही इसी वर्ष भी आपका वेबिनार के थ्रू योग दिवस आज हम मना रहे हैं। योग के बारे में तो अच्छी जानकारी हमारे सगरे सर ने दी है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं योग का फिजिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 21 जून के लिए जो योगा का प्रोटोकॉल बना है उस हिसाब से हम आज योग लेंगे। इसमें प्रथमतः कोई भी एक आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे सिद्धासन हो या पद्मासन हो, जो सुविधाजनक स्थिति हो उसमें आप बैठना है। और पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथ सीधे, और दीर्घ श्वास आप अंदर लेके 3 बार ओम का उच्चारण करना है पहले। ओ ओ हल्के से आंखें खोले, दोनों हाथ जोड़ के इसमें प्रार्थना लेनी है पहली। ओम संगच्छत्व संवत्व सौमनांसि जानता देवा भाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। आओ हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले और हमारे पूर्वजों की तरह कर्तव्यों का निर्वहन करें। ओम। दोनों हाथ नीचे लेके योग की शुरुआत के लिए हम पहले सूक्ष्म व्यायाम से योग की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारी जो कठोर हुई हुई मांसपेशियां जो है उसमें लचीलापन आ जाए और योग करने में सुलभता हो। इसके लिए पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सब खड़े होंगे, खड़े होना है, दोनों पैर सीधी लाइन में रहेंगे। सभी
पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है, दोनों हाथ कमर पे रखने हैं। पहला सूक्ष्म व्यायाम है, इसको ग्रीवा संचालन कहते हैं, गर्दन को घुमाना। इसमें सांस के साथ गर्दन को घुमाते हैं, मोड़ते हैं। तो हल्के से मेरे साथ आप पहले आगे और पीछे सांस के साथ गर्दन को घुमाना है। पहले सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, गर्दन को हल्के से सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। रिलैक्स। यही क्रिया साइड में करनी है। सांस छोड़ते हुए कंधे के तरफ, दाहिनी तरफ गर्दन को मोड़ना है। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। हर क्रिया का 3 बार रिपीटेशन करेंगे और हल्का सा खिंचाव हमारी गर्दन में महसूस करेंगे। इसके बाद बाईं तरफ हल्के से सांस छोड़ते हुए बाईं से दाईं तरफ। गर्दन की समस्या जिसको है वो थोड़ा सा हल्के से ये अभ्यास कर सकते हैं। अभी यही क्रिया क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है सांस को छोड़ते हुए। हल्के से पूरा जो है कंधे नीचे ही रहेंगे। जिसको गर्दन की तकलीफ है ये थोड़ा सा धीरे से कर सकते हैं ये क्रिया। पीछे जाते वक्त सांस को अंदर लेना है, आगे सांस को बाहर छोड़ना है। 3 राउंड होने के बाद यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज। जिसको गर्दन की तकलीफ है वो इस क्रिया को शांति से करें। इसके बाद है स्कंद चालन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को मिला के दोनों हाथ हमारे कंधे एक सीधी लाइन में बनाएं और दोनों हाथों को सीधा मिला के ऊपर लेना है। और ऐसे ही सेकेंड कंधे पे मिला के साइड डाउन करना है। सांस के साथ सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दोनों हाथों को खिंचाव महसूस करें कंधों में।
रिलैक्स। इसमें सेकंड स्कंद चालन में सेकंड पोजीशन है कि दोनों हाथ साइड में ले और फोल्ड करें और कंधों पे रखें पंजे, और इसको हल्के से सामने से घुमाएं क्लॉकवाइज पूरा। पीछे से खिंचाव महसूस करें, आगे से खिंचाव महसूस करें, हल्का हल्का पूरा कंधे गर्दन घुमाएं। दूसरी साइड से अपोजिट। स्क्रीन पॉज हो गया। रिलैक्स। जैसे स्थिति में शुरू किया था वैसे ही रिलैक्स हो जाए। अभी दूसरा आगे का आसन है सूक्ष्म व्यायाम, जो है कटी चालन, यानी कमर को घुमाना। इसमें पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है, पैरों में अंतर लेके दोनों हाथ साइड में, पहले बाएं साइड में हम एक सीध में होके पीछे की तरफ मुड़ेंगे, पैर सीधे ही रहेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, पीछे की तरफ देखना है, सांस छोड़ते हुए। ऐसे ही दाएं साइड में पीछे की तरफ झुक देखना है, पूरा कमर में जो खिंचाव है कटी प्रदेश में वो अनुभव करना है। रिलैक्स। इसके बाद है घुटना चालन। इसमें दोनों हाथ सामने की तरफ लेके घुटनों से थोड़ा सा मुड़ना है। सभी विद्यार्थी मेरा देख के करें। सांस की क्रिया साधारण ही रहेगी। ये सूक्ष्म व्यायाम योग की तैयारी है। रिलैक्स। ये पूरे मांसपेशियों को योग के लिए तैयार करते हैं, और इससे हम फिजिकली जो हमारे ऊर्जे हैं सारे योग के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कठिनता कठोरता रहती है शरीर की, वो ये सूक्ष्म व्यायामों से निकल जाती है। बाद में आसन करने में ये वार्म अप भी हो जाता है अपना। इसीलिए योग से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो अभी खड़े होके जो आसनाज है उसकी शुरुआत करेंगे। इसमें पहला आसन है
ताड़ासन, ताड़ यानी पेड़, और पेड़ जैसे शरीर को खींचना, ऊपर खींचना, इसीलिए इसको ताड़ासन कहा जाता है। आसन स्थिति के लिए तैयार हो जाए, दोनों पैर मिलाए, सामने की तरफ देखें, गर्दन सीधी, और दोनों हाथ ऊपर लेके हल्के से दोनों हाथ फंसाएं, और आकाश की तरफ हाथों के तलवे आकाश की तरफ झुकाएं, और पंजों थोड़ा सा टखने उठा के पंजों के ऊपर ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है। नजर सामने ही रहेंगी, दोनों हाथ जो है हमारे कान के सीध में रहेंगे, नजर सामने रहेगी, और वो खिंचाव महसूस करना है। ये आसन 3 सेकंड के लिए रोक के रखना है, बैलेंस करना है खुद को। ताड़ासन, ये आसन जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है इसके लिए बहुत उपयोगी आसन है। तो पेड़ की तरह हाइट बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत जरूरी है। सही माने योग अगर प्रकृति से सीखने की जरूरत है, और ये सारे आसनाज भी हम प्रकृति की तरफ देख के ही सीखे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सब आसनाज के नाम, ये प्रकृति में जो एनिमल्स है, प्रकृति में सूक्ष्म बातें हैं, उनसे ही ले लिया है। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ताड़ासन होने के बाद दूसरा आसन है वृक्षासन। इसमें दायां पैर बायां पैर दाएं पैर के ऊपर लगा के दोनों हाथों को जोड़ना है। इसे पर्वतासन भी कहते हैं। बैलेंस करना है, इसमें संतुलन बहुत अच्छे से सिखाता है ये आसन। रिलैक्स, लेग चेंज, दायां पैर बाई जंघा पे टिका के हल्के से बैलेंस करके दोनों हाथ ऊपर नमस्कार स्थिति में, और नजर सामने, बैलेंस करना है खुद को, संतुलित करना है। रिलैक्स। इसके बाद अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम दोनों पैर सीधे ही सांस को लेते हुए पीछे की तरफ झुकना है, दोनों हाथ कमर पे। ये कमर की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। 30 सेकंड कम से कम रोकना है इस आसन को। सांस लेते हुए सामने आए। इसके बाद है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए तैयार हो जाए, दोनों पैर मिले हुए ही रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके दोनों हाथ पैरों के अंगूठे को स्पर्श करना है। हो सके सिर घुटनों को लगे, घुटने ना मुड़े। पाद हस्तासन। थर्टी सेकंड होल्ड करें।
रिलैक्स। खड़े होके जो आसन थे हमने किए अभी बैठक स्थिति के आसन, इसीलिए दंडासन स्थिति, नीचे बैठना है। दंडासन स्थिति में ये दंडासन स्थिति है सर। आसन स्थिति है ये। पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन एक ध्यानात्मक स्थिति का आसन है। इसमें दोनों पैर फोल्ड करके हमारे हिप के नीचे लेते हैं और दोनों हाथ वज्रासन में घुटनों के ऊपर रहते हैं और कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड एक सीध में, गर्दन भी सीध में, और पूरा ये ध्यानात्मक आसन होने की वजह से आंखें बंद रहती है और पूरा जो है हमारा लक्ष्य हमारे शरीर पे रहे, हमारी सांस की क्रिया पे रहे। ये एकमेव आसन है जो आपको शांति देता है, ऊर्जा देता है और स्थिरता देता है। आसनों का उद्देश्य ही है कि शरीर में स्थिरता लाए। आसनच्च स्थिरस्सुखम्, यानी योग में कहा गया है कि आसन से स्थिरता आती है। थोड़ी देर वज्रासन में बैठने के बाद दूसरा आसन है वृष्ट्रासन, अर्ध वृष्ट्रासन या वृष्ट्रासन इसे कह सकते हैं। इसी स्थिति में वज्रासन में घुटनों के बल खड़े हो जाए, दोनों पैर सीधे ही, और शरीर को सांस छोड़ते हुए पीछे टखने की तरफ लेके जाए और पीछे की तरफ मोड़े, छाती पेट आगे की तरफ दबाए। जिनको ये पूरा आसन नहीं होता, 30 सेकंड ये होल्ड करना है, ये अर्ध वृष्टासन भी कर सकते हैं, दोनों हाथ कमर पे रख के। रिलैक्स दम से, हल्के से करना है। कोई भी आसन जो है गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आसन अगर गलत तरीके से, गलत ढंग से किए जाए तो उसके दुष्परिणाम भी है। इसीलिए शांति से उसको समझ के सांस की क्रिया के साथ आसन को करना है। दूसरा आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को जंघा में लगा, भद्र यानी शुभ, जो शुभ है वो भद्र है, और ये भद्रासन से ही हमें शुभता मिलती है, हमारे अंदर चैतन्य आता है, स्थिरता आती है। तो ये भद्रासन बहुत उपयोगी आसन है, जो जननेंद्रिय जो है हमारे, उसके जो भी विकार है, जैसे पेट है, कमर है, घुटने हैं, जंघाएं हैं, नीचे अंगों का दर्द है, उसमें भद्रासन जो है बहुत उपयोगी आसन है। तो भद्रासन लगाएं। पैरों को हिलाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ खिंचाव को महसूस करना है। हमारी रीढ़ एक सीधी दिशा में, हमारी नजर सामने की तरफ, श्वास की गति जो है नॉर्मल रहेगी। जो जंघाओं में जो खिंचाव है उसको महसूस करना है। कटी प्रदेश में
हमारे जो खिंचाव है, दोनों पैर जमीन की तरफ खींचने हैं, थोड़ा सा तनाव न होते हुए हल्के से पैरों को जमीन की तरफ दबाना है। रिलैक्स, वापस वज्रासन स्थिति में आना है। ये आसन होने के बाद अगला आसन है शशांक आसन। शशांक यानी ससा। तो शशांक आसन में थोड़ा सा पैर जो है हिप से बाहर लाने हैं, हल्का सा बाहर लाके दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा सा डिस्टेंस पैरों में लो और आगे की तरफ झुकना है, सांस छोड़ते हुए। ठुड्डी जमीन को लगी हुई। यह आसन हमारे कटी प्रदेश में जो विकार है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। यह कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जो पेट के सारे विकार इस आसन में करने से कम होते हैं। महिलाओं के लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी आसन है। हल्के से धीरे सांस ऊपर लेते हुए शशांक आसन के बाद अगला आसन है ऊर्ध्व मंडूक आसन। मंडूक यानी बेंडुक, और बेंडुक की तरह दोनों पैर में अंतर लेना है, जितना हो सके पैरों को फैलाना है और दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखना है और दोनों हाथ पीछे से रहेंगे और हमारी गर्दन सीधी। ये भी आसन जननेंद्रिय, पीठ की, रीढ़ की सारी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी आसन है। जो कंधे में थोड़ा सा हल्का सा जो खिंचाव है उसको अनुभव करना है। रिलैक्स, गर्दन पीठ सीधी, वापस वज्रासन में आए। इसके बाद ये बैठक स्थिति के आसन, इसमें अर्ध वक्रासन एक लास्ट का आसन है बैठक स्थिति का। इसमें बायां पैर जो है सीधी रेखा में रख के उसके बाजू में घुटनों के पास में दायां पैर जो है रख के हमारा दायां हाथ बाएं हाथ में फंसा के दाएं तरफ देखना है। ये पेट रोगों के लिए बहुत आसन है, वक्रासन, अर्ध वक्रासन। ये दूसरी साइड से भी देख सकते हैं आप, लेग चेंज करके। सर हल्का सा पेट को मोड़ना है। जिनको ये फंसता नहीं है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। वो ये हाथ जो है, हाथ से पैरों को अंदर की तरफ दबा सकते हैं।
रिलैक्स। दंडासन स्थिति में आ जाए सभी। सही माने योग जो है एक दिवस, आज का तो 21 जून है, लेकिन हर रोज योग दिवस मनना चाहिए। हमने रोज घर पे ये सारे आसनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभी आगे के पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन है। इसमें हमें मकरासन स्थिति में आ जाना है। मकरासन स्थिति यानी पूरा जमीन पे मकर की तरह सोना है। मकरासन स्थिति, दोनों हाथ हमारे चेहरे के नीचे हो, सांस की क्रिया नॉर्मल हो, दोनों पैर थोड़े से फैला है और मकरासन यानी मकर का अर्थ होता है मगर, मगरमच्छ की तरह जमीन पे पड़े रहना है। ये आसन भी शरीर में जो कंपन है उसको स्थिर करता है, शांति देता है, पेट की बीमारियों में भी बहुत लाभकारक है। और पीठ दर्द में भी इसका अभ्यास करने से पीठ दर्द भी कम पीड़ा लगती है। सभी सारे आसनास ध्यान पूर्वक करें। मकरासन में पूरा हमारा ध्यान सांसों के ऊपर रहे। पेट में जो खिंचाव महसूस हो रहा है सांस का, वो महसूस करें। इस आसन में पूरा बल जो है पेट के ऊपर रहता है, छाती के ऊपर रहता है। इसके बाद पेट के बल किए जाने वाला आसन है भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधों के साइड में लाए और सांस लेते हुए दोनों पैर पीछे की तरफ एक लाइन सीधी में सटाएं और सांस लेते हुए थोड़ा सा हल्के से चेस्ट को आगे उठाना। कमर दर्द, पेट के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। सांस छोड़ते हुए और एक बार, जो भी आसन करने हैं वो स्थिरता पूर्वक शांति से, और आसनों में एक स्थिरता रहे, हमारा शरीर स्थिर बना रहे, ज्यादा हिला न रहे, तो वो आसनों का पूरा फायदा हमें मिल सकता है। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं और वापस मकरासन स्थिति। पैरों में थोड़ा सा हल्का सा अंतर ले, लेकिन हमारा पूरा ध्यान जो है सांसों की तरफ हो। आप गर्दन को हाथों के कपाल के ऊपर भी रख सकते हैं या कोई भी एक साइड में भी रख सकते हैं।
इसके बाद पेट के बल किए जाने वाला आसन है जो भी आसन हम कर रहे हैं उसको ध्यान से सांसों के साथ अनुभव करते हुए करना है। दोनों हाथ साइड में रखें। पेट के नीचे ले। ये सीधे भी रख सकते हैं, उल्टे भी रख सकते हैं। और दोनों पैरों को धीरे से उठाएं, टिट्टी की तरह उसे जमीन से उठाएं। दोनों पैरों से उसको सपोर्ट दे सकते हैं। पीछे से दोनों पैरों को हल्के से उठाना है। शलभासन, शलभ यानी टिट्टी। जिनको दोनों पैर एक साथ नहीं उठते वो एक एक पैर भी उठा सकते पीछे से। पाय उचलायचं सर। हाँ, एक 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 पाय। जिनको दोनों पैर एक साथ उठते नहीं है वो एक एक पैर का अभ्यास कर सकते हैं उठाते हुए। जिनको दोनों पैर उठते हैं वो कम से कम 15 से लेके 30 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। हमारी गर्दन जो है सीधी रहेगी, छाती उठना नहीं चाहिए। ये कमर दर्द में भी बहुत लाभकारी व्यायाम है। रिलैक्स, वापस मकरासन स्थिति में रिलैक्स करना है। अभी पीठ के बल किए जाने वाले आसन है, इसीलिए पीठ के बल सोना है। दोनों पैरों में अंतर। ये आसन शिथिलियन आसन है, इसको शवासन कहते हैं। शव मुर्दे की तरह जमीन पे पड़े रहना है। दोनों हाथ आकाश की तरफ खुले रहेंगे। थोड़ा सा हल्का कमर से बाजू में रहेंगे। पूरा ध्यान जो है इस आसन में हम सांस की तरफ लेना है। हमारी सांस आ रही है, जा रही है, उसकी तरफ देना है। इसमें दूसरा आसन है, दोनों पैर मिला है। दूसरे आसन के लिए उत्तान पादासन। उत्तान पादासन यह आसन पेट की बीमारियों के लिए है। उत्तान पादासन 30 डिग्री में पैरों को जमीन से उठाना है और थोड़ी देर रोकना है। उत्तान पादासन। गर्दन, पीठ पूरा जमीन पे लगी रहेगी। पैरों को आगे की तरफ खींचते हुए 30 डिग्री में खींचना है और जमीन से 30 डिग्री ऊपर रहेंगे पैर। पैरों में जो खिंचाव है उसको महसूस करना है।
जिनको दोनों पैर एकदम से नहीं उठते हैं वो एक एक पैर से कर सकते हैं। जिनको दोनों पैर एकदम से नहीं उठते हैं वो एक एक पैर से कर सकते हैं, एक एक पैर का अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, वापस शवासन में आ जाइए। ये हमारा जो कटी प्रदेश है इसके लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये पेट के सारे विकार कम करता है। खाली ये हर्निया वगैरह जिसको है तो उसने थोड़ा सा हल्के से एक एक पैर से ये आसन कर सकते हैं। ये बहुत लाभकारी है। दूसरा आसन है हलासन। आसन स्थिति में आए। हलासन में दोनों पैर 90 डिग्री में उठाते हैं, सीधा रहेगा कमर, दोनों पैर सीधे, घुटने से सीधे रहेंगे, पैरों में खिंचाव महसूस करना है। ये हल हल यानी नांगर, मराठी में हमारे हल नांगर बोलते हैं उसको, जो जमीन को चीरने के लिए बनाते हैं किसान लोग। तो वैसी स्थिति में पैरों को बनाने से हमारे पेट रोग दूर होते हैं, तो इसको हलासन कहा गया है। 30 सेकंड होने के बाद हल्के से दोनों पैरों को नीचे ले, वापस शवासन स्थिति। इसके बाद है सेतु बद्धासन। हमारे शरीर को पुल की तरह, सेतु यानी पुल, पुल की तरह बनाना है। ये आसन भी कमर की पीड़ा में बहुत उपयोगी आसन है। रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, श्वसन, फेफड़े जो है इसको भी मजबूती देता है। यह आसन सभी प्रकार के श्वसन विकार में भी फायदेमंद है, पीठ विकार में भी फायदेमंद है। दोनों पैर घुटनों से मोड़ के जंघा के पास ले आए हल्का सा, और दोनों हाथ हमारे टखने को स्पर्श करे। नहीं तो ये हम कमर को भी नीचे से सपोर्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं हो रहा है वो कमर को सपोर्ट कर सकते हैं। सेतु की तरह बनाना है, सही माने। पूरा छाती जो है, ठुड्डी छाती को चिपकनी चाहिए। रिलैक्स। वापस शवासन। आसन जो हम करते हैं उससे जो भी खिंचाव आता है, जैसे ही रिलैक्स पोजीशन आते हैं, आसन स्थिति में आते हैं, तो उसमें पूरा खिंचाव जमीन पे छोड़ देना है और सांस को अनुभव करते हुए पूरा शरीर की तरफ ध्यान देना है, जिससे जो आसन से जो थकावट आती है वो कम हो जाती है और आसन का जो है लाभ पूरा पूरा हमें मिल सकता है। प्रकृति की एक सीख है, इसमें जो चलायमान है वही उसके साथ चल सकता है, और चलायमान होने के साथ साथ उसको विश्राम भी बहुत जरूरी है।
इसीलिए हर आसन के साथ, आसन से हम शरीर को चलायमान करते हैं, मांसपेशियों को व्यायाम देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आसन होने के बाद शिथिलीकरण यानी उसको आराम देते हैं। वो आराम हम अनुभव करें। हमारी सांस पेट से चल रही है, सांस के साथ हमारा पेट फूल रहा है, नीचे जा रहा है। हमारा पूरा भार जमीन पर पड़ा है, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पे है, शरीर पे है। जो निद्रा नाश की बीमारी है, जिसको नींद नहीं आती है, उसके लिए शवासन बहुत अच्छा अभ्यास है। नियमित रूप से करने से नींद गहरी और अच्छी आती है। माइग्रेन की समस्या में भी शवासन जो है बहुत अच्छा आसन है। हल्के से आंखें खोले और दाई करवट लेके उठना है, बाई करवट लेके उठना है हल्के से। वापस कोई भी सिद्धासन हो या कोई भी आसन हो जिसमें आप स्थिरता पूर्वक शांति से बैठ सके। अभी हम कुछ प्राणायाम अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम है पद्मासन या सिद्धासन में बैठे, रीढ़ सीधी रहेगी और नजर सामने, आंखें बंद करना है और हाथ जो है कोई भी एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, दोनों घुटनों के ऊपर। कपाल भाती प्राणायाम, ये शुद्धि क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। तो कपाल भाती प्राणायाम, पेट को, सांस को बाहर ढकेलना है, पेट से थोड़ा सा हल्का सा धक्का देके सांस को बाहर ढकेलना है, जिससे पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगी। और अंदर वापस सांस जाते हुए वो नेचुरल तरीके से जाएगी, लेकिन अंदर जाते वक्त सांस नेचुरल तरीके से, लेकिन बाहर जो हम पेट को थोड़ा सा हल्का स्ट्रोक देके, हल्का अंदर दबा के सांस को बाहर निकालना है। इसमें सांस बाहर देने में, बाहर निकालने में पेट को हल्का सा अंदर दबाते हैं। ये शुरू करेंगे, कम से कम इसके 30 स्ट्रोक करने हैं एक चक्र में। इसमें शुरू करते हैं। कंधे हिलाना नहीं है। पेट ही हिले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो। कपाल भाती, ये अमृत प्राणायाम है। करो, सब सब करेंगे मेरे साथ। जिसको भी पाचन की तकलीफ है, पाचन की समस्या है, उसके लिए कपाल भाती प्राणायाम बहुत उपयोगी प्राणायाम है। कपाल यानी कपाल प्रदेश, ये हमारे सारे शरीर की ऊर्जा को कपाल प्रदेश में लाके कपाल को शुद्ध करता है।
पेट की बीमारियों में फायदेमंद है। हमारे शरीर के हर अंग के लिए ये प्राणायाम ऊर्जा देता है। तो कपालभाति बहुत उपयोगी प्राणायाम है। और एक चक्र करेंगे, 30 बार उसको स्ट्रोक देंगे पेट को। सभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दीर्घ श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। जो भी पेट में आप खिंचाव महसूस करते हैं उसको अनुभव करें। आंखें हल्के से बंद रहेगी। पूरा ध्यान हमारा सांसों के ऊपर रहेगा। इसके बाद है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो हमारा राइट हैंड है, सिर्फ राइट अंगूठे से राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट नोज से सांस को अंदर भरना है। और ऐसे ही सांस को थोड़ा देर अंदर रख के राइट साइड से बाहर छोड़ना है। और बाहर छोड़ते ही राइट साइड से अंदर लेना है। और लेफ्ट नोज से बाहर छोड़ना है। ऐसे 5 चक्र करने हैं। इसकी शुरुआत जैसे लेफ्ट साइड से करते हैं तो उसका समारोह भी जो है लेफ्ट साइड से ही करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर की सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है। हमारी जो मुख्य नाड़ियां है 3 है, उसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें ईड़ा और पिंगला के स्वर को बैलेंस करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो हमारा लेफ्ट स्वर है वो चंद्र स्वर है, राइट स्वर है वो सूर्य स्वर है। इस प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन होता है। ठंडक और गर्मी दोनों को बैलेंस होता है शरीर में। रिलैक्स। 5-5 के 2 चक्र होने के बाद दोनों हाथ नीचे रहेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमने अभी किया, सो नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो हमारे पूरे मस्तिष्क की सारी नाड़ियों को खोलता है। हमारे शरीर में खून को शुद्ध करता है। फेफड़ों फेफड़ों की क्रिया क्षमता को बढ़ाता है। मन को शांत करता है। सांस को संतुलित करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद का प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में सांस को जो है हम मुंह से लेते हैं। और खाली मुंह से नहीं लेते, मुंह जीभ को पाइप की तरह बनाते हैं राउंड में, और उसी से सांस को अंदर भरते हैं। मेरे साथ देखेंगे। सांस को बाहर निकालें और जीभ को मुंह में राउंड बनाए और सांस को अंदर जीभ से ही खींचना है।
सांस अंदर भरने के बाद जीभ को अंदर लेंगे, थोड़ी देर सांस को बाहर अंदर भरेंगे, अंदर ही रोक के रखेंगे और हल्के से सांस को नाक से बाहर निकालेंगे। 3 बार करना है प्राणायाम। और एक बार। सांस को थोड़ा रोकने के बाद धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ना है और इस प्राणायाम से जो भी शरीर में गतिविधि हुई है उसको अनुभव करना है। शीतली प्राणायाम हमें शीतला देता है, उसके नाम में ही शीतली है। शीतल यानी ठंडक, हमारे शरीर को ठंडी देता है, शांत करता है। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त तो उष्णता गर्मी हुई है उसको कम करता है। जिसको पित्त की बीमारियां हैं, जिसको हीट है, उसके लिए शीतली प्राणायाम अमृत के समान काम करता है। ये सिर को ठंडा रखता है, सारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। हल्के से आंखें खोलें। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों पे रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, आलस नहीं करेंगे। डीप ब्रीदिंग, जो भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। प्राणायाम का अर्थ ही है प्राणों का विस्तार करना, हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों में सांस भरना, सांस को रोकना और शरीर में उसका उपयोग करके सांसों से उसको बाहर छोड़ना। प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों के अंगूठे कानों पे ऊपर रखते हैं और दोनों हाथों के पंजे, उंगलियां, आंखें और समांतर नाक के बाजू में रखते हुए दीर्घ श्वास सांस में भरते हैं और भौरे की गुंजन करते हुए 3 बार भौरे की गुंजन गुनगुनाना है। सांस को अंदर भरेंगे।
हल्के से दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, आंखें बंद ही रहेंगी। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क में जो कंपन, वाइब्रेशन तैयार हुए हैं उसको अनुभव करें। सांस को अनुभव करें। हमारा पूरा शरीर शांत हुआ है। सांस आ रही है, जा रही है। हमारा पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच, भुरकुटी भुवयों के बीच, जहां थर्ड आई रहती है वहां पे लगा है। और लंबी जो प्राकृतिक सांसें आ रही है, जा रही है, उसको अनुभव करें। अभी आप एकदम से शांत हुए हैं, मन एकदम से स्थिर हो रहा है। आपने पूरी चिंताएं, आपके मन के विचार, जो भी आपके मन में हो रही विचारों की उलझन है, सारी बंद हो गई है। आप स्थिर हो रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं। आपका पूरा जमीन पे वजन पड़ा हुआ है। आप हल्के हो रहे हैं। आपका शरीर हल्का बन रहा है। जो सांस के साथ जो प्राण वायु आपके अंदर जा रहे हैं वो सारे शरीर को चैतन्य प्रदान कर रहा है। आपका सिर हल्का हो रहा है। सिर के भ्रू मध्य में एक प्रकाश सा चमक रहा है। जो अंधेरा है वो हट रहा है। इतना प्रकाश महसूस कर रहे हैं कपाल प्रदेश में कि जाने आंखें बंद होके भी सूरज चमक रहा हो। पूरा वाइट प्रकाश हमारे मस्तिष्क में पड़ा है। एकदम शांति है। बस मैं वो प्रकाश में खो रहा हूँ। वो शांति में खो रहा हूँ। खुद को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। एकाग्र महसूस कर रहा हूँ। सारी दुनिया की उलझने, सारी दुनिया की टेंशन मैंने छोड़ दी है। मैं अभी सांस के ऊपर पूरा एकाग्र हो रहा हूँ। धीरे धीरे अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे कपाल प्रदेश पे आ रहा है। और पूरे शरीर को मैं चैतन्यवान अनुभव कर रहा हूँ। मैं उस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ मेरा समन्वय बनाए रखा हूँ। मैं उसके साथ खुद को संपर्क में बनाए रखा हूँ। वो ऊर्जा मेरे में निरंतर कार्य कर रही है। वो ऊर्जा मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरा शरीर उस ऊर्जा से मेरे शरीर के हर एक सेल में परिवर्तन आ रहा है। मेरे जो विकार है, मेरी जो परेशानियां हैं, उस ऊर्जा के थ्रू हट रही है। जो भी अंधकार मुझ में है वो हट रहा है। और सारा प्रकाशमय मेरा शरीर, हर एक सेल ना सेल, पुर्जा ना पुर्जा
ऊर्जा से भरा है और उस ऊर्जा से मेरे शरीर के जो भी अंग में विकार है वो दूर हो रहे हैं। वो शांति, वो सहिष्णुता, वो सौधार्य मैं अनुभव कर रहा हूँ, खुद में अनुभव कर रहा हूँ इस प्रकृति को, और मुझ में अंतर महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये सारा ब्रह्मांड और ये पिंड एक समान अनुभव कर रहा हूँ मुझ में, और ये विश्व की सारी ऊर्जाओं में कोई अंतर नहीं है। मैं उस ऊर्जा से एक रूप हुआ हूँ और शांति का अनुभव कर रहा हूँ। धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान सांसों के ऊपर वापस लाना है। और इसके साथ 3 ओमकार लेने हैं। सांस को अंदर भरते हुए 3 ओमकार। ओ इसके साथ दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना बोलनी है मेरे साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भार भवे, मा कश्चित् दुःख भार भवे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करें और अपने पूरे चेहरे पे दोनों स्पर्म को हाथों के चेहरे पे, आंखों पे लगा करके धीरे धीरे हाथों के तलों के ऊपर देखते हुए आंखों को खोले। आसन स्थिति को थोड़ा सा हल्का करें और पैरों में जो जकड़न आई है उसको खोल के रिलैक्स करें, थोड़ा सा हल्का अनुभव करें। जो भी आसन स्थिति से, वैसे तो आसन से तो पैरों में मुंगियां नहीं आनी चाहिए, शरीर जो है
सप्राण होना चाहिए। रोज अगर करेंगे तो शरीर ऊर्जावान रहेगा और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सही माने आज जो विश्व के ऊपर जो कोरोना के महामारी का संकट आया है, कोविड-19 का, तो ये संकट जो है इसमें अगर सारे विश्व के जो चिकित्सक है उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका एक ही उपाय अभी तो फिलहाल हमारे सामने है कि खुद की रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना, रोग प्रतिकार शक्ति को अच्छा रखना। और वो योग के थ्रू ही हम वो रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रख सकते हैं। और योग ही है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ के हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रख सकता है। रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी कैसे रह सकती है? तो योग के थ्रू कैसे रह सकती है? क्योंकि योग हमें प्रकृति के साथ ये रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए खुला सूर्य प्रकाश, खुली हवा, स्वच्छ पानी और आहार, जो शुद्ध सात्विक आहार जो है, यही हमें रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। विटामिन सी और विटामिन डी, जो सूरज सी रोशनी जो है, विटामिन डी हमें रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रखने के लिए मदद करती है। यानी हम जब प्राकृतिक रहते हैं तो ही हम रोग से रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रख के दूर रह सकते हैं। तो रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रखने के लिए योग से हमें पहले प्राकृतिक होना पड़ेगा, प्रकृति से हमारा तालमेल, हमारा संतुलन अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम रोग प्रतिकार शक्ति को अच्छा रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निराशा में, तनाव में, कोई भी चिंता में, व्याकुलता में अपने खुद को स्वस्थ नहीं रख सकता। स्वास्थ्य तो आनंद में है, सुख में है, शरीर के तनाव रहित अवस्था में है। तो ये तनाव रहित अवस्था ही योग लाता है, योग से ही हमें मिलती है और योग से ही हम ऊर्जावान होते हैं, तनाव रहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नता ही हमारे शरीर में प्राकृतिक ढंग से हमें रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। उसमें आहार विहार सारी बातों का ही अगर हम यौगिक दिनचर्या का पालन करते हैं तो हमें रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। और सारे विश्व को योग के थ्रू, योग से ही रोग प्रतिकार शक्ति यानी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और यही अभ्यास अगर आप रोज करेंगे, आपका आहार विहार दिनचर्या अगर अच्छी रखेंगे तो आप निश्चित ही स्वस्थ रह सकते हैं। ये संकट जो आया है इससे लड़ सकते हैं, ये कोरोना के जो वायरस है उससे आप फाइट कर सकते हैं। तो इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग के साथ इम्यूनिटी, योग जो है इम्यूनिटी के लिए योग, तो यही थीम के साथ आज आपके स्कूल ने, ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसके साथ साथ महाराष्ट्र योग आयुर्विज्ञान परिषद जो योग के बारे में लातूर या महाराष्ट्र में पूरा काम कर रही है, इसके साथ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करता है, ये योगाभ्यास होने के बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा। जो लिंक जो है आप अगर भरेंगे तो आप ये योगाभ्यास अटेंड केवल आपको ये 21 जून इंटरनेशनल योगा डे में आप पार्टिसिपेट किए, उसका प्रमाण पत्र भी इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो ये योग दिवस में आपके स्कूल में हमें इनवाइट किया और आप सबने ये योग दिवस का कार्यक्रम शांति से सुना। खास करके आपके स्कूल के चेयरमैन साहब और सारा आपके स्कूल के टीचर्स, स्टाफ हर साल ही योग दिवस का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। इसके लिए मैं आपके चेयरमैन साहब को श्री माननीय रमेश बिरादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका भी शुक्रिया करता हूँ। और उनके लिए आपके लिए कुछ संदेश दे ऐसा विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महर्षी पतंजली, योग गुरु रामदेव बाबा, आपल्या देशाचे पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी जी यांना या प्रसंगी मी नमन करतो, प्रणाम करतो. ज्यांनी आपल्या भारत देशाची, हिंदुस्थानातली जी पुरातन देण आहे आरोग्याच्या संवर्धनासाठी, त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्याचं जे कार्य रामदेव बाबाजींच्या माध्यमातून व आदरणीय पंतप्रधानाच्या माध्यमातून झालं, हीच कल्पना आपल्या पूर्वजांनी, ऋषीमुनी, योगींनी की सर्वच विश्वातल्या मानवजातीच्या कल्याणाचीच उपासना केलेली आहे. म्हणून आज खूप आनंद होतो की आपण हा आज 21 जून 365 दिवसातला सर्वात मोठा दिवस आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करत आहोत. या प्रसंगी योगाचार्य किरणजी पाटील सर सुरुवातीपासूनच आपल्या शाळेमध्ये येऊन आजपर्यंत आपण प्रत्यक्ष समोरासमोर बसून योगाचा लाभ घेत होतो, पण आजच्या या कोरोनाच्या बिमारीमुळे आपण खूप दूर असून सुद्धा आज या इंटरनेटच्या माध्यमातून खूप जवळ आलोत. सगळे सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला 1.5 तास अतिशय शांतपणे मी सुख अनुभव घेत होतो. आपण पण घेतला असाल अशी अपेक्षा करतो. महादेव शंकर ज्यांना आपण पूर्ण विश्वाचे गुरु मानतो, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, अनंत ऋषी महाऋषी, ज्ञानेश्वर महाराज, या सर्व महापुरुष म्हणा की देवदेवता म्हणा, यांनी याच्याही पुढे जाऊन आपल्याला ध्यानाचं सूत्र सांगितलेलं आहे, मेडिटेशनचं सूत्र सांगितलंय. आणि मी असे समाजातले बरेच योग पुरुष पाहतोय, त्यांचे दर्शन घेतोय वारंवार, की ज्यांनी योगा आणि मेडिटेशनला जवळ घेतलंय. ती 80 वर्ष, 90, 85 वर्षापर्यंतची मी काही योग पुरुष पाहिलेत की ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर त्यांचं वय मला 60 ते 65 वर्षाचं वाटतं. 100% निरोगी आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीनं, वयाच्या दृष्टीनं विचार केला तर एखादा दुसरा त्यांच्याकडे विकार जरी असला तरी ते त्याला खूप मानसिकतेच्या जोरावरती फाईट करतायत. आणि आश्चर्य वाटतं या लोकांकडे पाहिल्यानंतर. जसं तुम्ही रामदेव बाबाकडे पाहता की आज एखाद्या तरुणांना खूप लाजवेल अशा पद्धतीनं त्यांचं शरीर लवचिक आहे आणि सतत योग करत असल्यामुळे त्यांचं शरीर पूर्णपणे निरोगी आहे. इथं हा संदेश आपल्याला मिळतो की आज आपण जी पाश्चात्य ॲलोपॅथी आपल्या आरोग्यासाठी आपण स्वीकारली आहे, थोडंसं आपलं बाळ शिंकलं तरी आपण लगेच दवाखान्यात जातो. मला असं वाटतंय किंवा माझी सगळ्यांना अशी विनंती आहे की आपलं शरीर या योगाच्या माध्यमातून आणि शक्य झालं तर मेडिटेशनच्या माध्यमातून इतकं सुदृढ आपण बनवू शकतो की आपल्याला ॲलोपॅथीकडे जाण्याची गरजच भासणार नाही. कारण आपल्या सगळ्या ऋषी महाऋषींनी हे सिद्ध करून दाखवले आहे. आपल्याला ही फार मोठी देण जी आहे, जगाच्या पाठीवर माझा थोडाफार जो काही अभ्यास आहे त्याच्यामध्ये मला जगाच्या पाठीवर ही विद्या दुसरीकडे कुठेही दिसत नाही. आणि ही विद्या अनुभवत असताना अति परमोच्च आनंदाचा अनुभव मी तरी घेतलेला आहे या विद्येतनं. आणि तो आनंद खूप पॉझिटिव्ह एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपल्यामध्ये क्रिएट होते आणि आपलं शरीर हे 100% शांत आणि सुव्यवस्थित असल्याचा मला अनुभव होतो. आपण सर्व विद्यार्थी, पालक
आणि जे कोणी मित्र याच्यावर जुळले असतील त्यांनी आज 21 जून असा निर्धार करावा त्यांच्या जीवनामध्ये. आणि हा काही निर्धार करायचा आहे तो तुमचा निर्धार हा दुसऱ्यासाठी मुळीच नाही आहे, तो तुमच्यासाठी आणि तुमच्या स्वतःसाठीच आहे. केलात तर तुमचा खूप फायदा आहे, तो आनंद आहे. नाही केलात तर तुम्हालाच त्याचे कदाचित ते मी अपेक्षा करू नये, पण तुम्हाला थोडेफार त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागणारच आहेत. त्याच्यामुळे याच्या सोबतच मी तुम्हाला असं सुद्धा इथं विनंती करेन की तुमचा आहार सुद्धा खूप मॅटर करतो, खूप महत्वाचा आहे. तुम्ही योगा करायलात, मेडिटेशन करायलात, पण आहार जर तुमचा संतुलित नसेल, आजकाल तुम्ही फास्ट फूड, जंक फूड, बाहेरचं तळीव वगैरे जे काही आजचं जनरेशन खातंय, आम्ही म्हणलं तर त्यांना वाईट वाटत असतं. वाईट वाटलं तर तुम्हालाच त्याचा परिणाम होणार आहे. माझी अशी या प्रसंगी विनंती आहे तुम्हा सगळ्यांना की तुम्ही फक्त आणि फक्त आपल्या आईचं, बहिणीच्या, आजीच्या हातचंच घरातलं जर अन्न खाल्लात तर तुम्हाला एवढं जरी केलं तरी 50% स्वास्थ्य तुमचं निरोगी राहील. आणि बाकीचं जे मग 50% आहे, मग योग आहे, साधना आहेत, शांत राहणं आहे, शांत चित्त ठेवणं आहे. तर या सगळ्या गोष्टीचं आपण पालन करचाल आणि आपल्या स्वतःचं आरोग्य आपण खूप सुखकर करचाल आणि जेणेकरून की पूर्ण मग भारताचंच आरोग्य खूप चांगलं राहील. आणि एपीजे अब्दुल कलाम सरांना मी तर आता आधुनिक देव मानेन, युगपुरुष मानेन. आणि त्यांनी जे स्वप्नातला त्यांच्या भारत 2020 पाहिला होता, तो असा एक सुदृढ सगळ्या अँगलनी प्रगती झालेला भारत देश, जगाच्या पाठीवरती तो एक महासत्ता होईल. तसं जर विचार केला तर आज आपण जगाच्या पाठीवर महासत्ताच आहोत. आजचा आपला जर कोरोनाचा डेथ रेशो जर आज पाहिला आपण, तो जगाच्या जागतिक लेवलच्या 50%च आहे. ही प्रतिकार शक्ती आपल्या देशामध्ये जी आहे, आपण काही ना काही प्रमाणामध्ये योग ऍक्सेप्ट केलेला आहे. आपल्या आहारांना आपण योग ऋषींनी जे सांगितलेलं आहे ते आपण फळ वगैरे जे सिंपल आहार खातो, त्याच्यामुळे आपलं हे आरोग्य आज आहे. याला आपण आज अजून परत जास्त सुदृढ करण्यासाठी प्रयत्न करू. आणि आपण 364 दिवस आता पुढचे, म्हणजे पुढचा 21 जून 2021 जेव्हा येईल तोपर्यंत म्हणजे 364 दिवस तुम्ही न चुकता सकाळी अतिशय शांत, जसं आता आचार्य किरण सरांनी आपल्याला 1.5 तास खूप शांतपणे आपण करत होतो, असंच खूप शांतपणे करचाल अशी अपेक्षा करतो. तुम्ही सर्वजण आमच्या सोबत जॉईन झालात, आमच्या सोबत हे सगळं करून आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने आपण हे सगळं केलात, शिकलात, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. विशेषतः किरण सरांचे आभार मानतो की त्यांनी दरवर्षीच आमच्या सोबत असतात. धन्यवाद सर्वांना. हॅपी डे. आपण लवकरात लवकर भेटूया प्रत्यक्ष अशी अपेक्षा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ। बहुत ही अच्छा, सभी ने आज हर्ष उल्लास के साथ आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आज के हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर किरण पाटिल जी ने बहुत ही सरल तरीके से हम सभी को, हमारे बच्चों को ये योग करवाया। मैं हमारी संस्था की तरफ से उनका आभार मानता हूँ तथा हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय रमेश जी बिरादर सर सदैव हमारा हौसला बढ़ाते रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते रहे हैं। वो आज भी हमारे साथ हर्ष उल्लास के साथ जुड़े, हमारे साथ योग किया, हमें मार्गदर्शन किया। तो सभी के तरफ से मैं उनका आभारी हूँ। हम आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो भी हमारे बच्चे हैं, पालक वर्ग है, जो हम मेरे सहकारी हैं, सभी इस ऑनलाइन योगा सेशन को, मेडिटेशन को उपस्थित रहे। उन सभी का मैं ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल की तरफ से
आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष करके हमारे संस्था के सुजीत जी बिराददार सर, सुयश जी बिराददार सर, जिनके माध्यम से आज हम आप तक पहुंच सके, ये सब करने में उनका भी बड़ा योगदान रहा। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो सभी जो हमारे सहकारी हैं, जो हमसे जुड़े और योग किया, आज सभी का मैं आभार प्रदर्शन करके आज का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह मैं मान्यवर के उपस्थिति में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम